हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज भी वाइब्स बहुत ही क्रेजी है बार्सिलोना की ला लीगा विन के बाद, जो उस एपिक क्लासिको विक्ट्री के साथ सील हुई। और ऑनेस्टली गाइस, जब भी कोई क्लब टाइटल जीतता है ना, सेलिब्रेशन के साथ एक और चीज़ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। फ्यूचर की कन्वर्जेशंस, कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन नेक्स्ट सीजन और बड़ा रोल प्ले करेगा। और क्लासिको के बाद एक नाम सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, मार्कस रैशफोर्ड। क्या वो बार्सिलोना का परमानेंट प्लेयर बन सकता है? क्या बार्सिलोना उसको परमानेंटली साइन करेगी? क्या हांसी फ्लिक उसको अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स का इंपॉर्टेंट पार्ट मानता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियली ये डील पॉसिबल भी है या नहीं? आज हम सब कुछ फुल डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ रैशफोर्ड इज गुड और बैड वाली डिबेट नहीं है। ये टैक्टिकल फिट का क्वेश्चन है, ड्रेसिंग रूम अडेप्टेशन का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल रिस्क का क्वेश्चन है और बार्सिलोना के फ्यूचर प्लानिंग का भी क्वेश्चन है। और गाइस, पहले परेड की बात करते हैं, क्योंकि कल रात का सीन जेन्युइनली ब्यूटीफुल था। अगर तुमने परेड देखी होगी तो तुम समझ रहे होंगे कितना इमोशनल एटमॉस्फेयर था। प्लेयर्स बस के ऊपर ट्रॉफीज के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, फैंस रोड पे पागल हो रहे थे, हर जगह चैंट, सॉन्ग्स, फ्लेयर्स। पूरी बार्सिलोना सिटी फेस्टिवल मोड में थी। और मुझे पर्सनली ये परेड्स बहुत पसंद है, क्योंकि फुटबॉलर्स नॉर्मली कैमरा के सामने बहुत कंट्रोल्ड रहते हैं, लेकिन परेड में उनका असली इमोशन दिखता है। और बार्सिलोना के लिए ये और भी स्पेशल था, क्योंकि सोचो ये क्लब कुछ साल पहले किस सिचुएशन में था। फाइनेंशियल मेस था, मेसी क्लब छोड़ चुका था, चैंपियंस लीग ह्यूमिलेशंस हो रही थी, क्लब की आइडेंटिटी तक क्वेश्चन हो रही थी। फिर जावी हर्नांडिस ने स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की और अब हांसी फ्लिक के अंडर टीम ने नेक्स्ट लेवल हिट कर दिया। एंड ट्रस्ट में गाइस, ये नॉर्मल ट्रॉफी सेलिब्रेशन नहीं था, ये जेन्युइनली फैंस के लिए रिलीफ था। और इसी सेलिब्रेशन के बीच एक प्लेयर ऐसा था जो एंजॉय तो कर रहा था, लेकिन उसके माइंड में एक और थॉट चल रहा होगा, विल आई बी हेयर नेक्स्ट सीजन? और वो प्लेयर ऑब्वियसली मार्कस रैशफोर्ड है, क्योंकि रियलिटी सिंपल है, लोन खत्म होगा तो उसको टेक्निकली मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस जाना पड़ेगा। और सच बोलूँ तो अभी यूनाइटेड का एनवायरनमेंट और बार्सिलोना का एनवायरनमेंट दोनों बिल्कुल अपोजिट लगते हैं। बार्सिलोना अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ट्रॉफीज जीत रही है और क्लियर सिस्टम बिल्ड कर रही है। यूनाइटेड साइड पे अनसर्टेनिटी है, प्रेशर है और रीबिल्ड की एंडलेस साइकिल चल रही है। तो ऑब्वियसली अगर तुम रैशफोर्ड हो और दोनों सिचुएशंस कंपेयर कर रहे हो, तो तुम बार्सिलोना में रहना ही प्रेफर करोगे। और फिर आता है क्लासिको मूवमेंट, जहाँ ये डिस्कशन और भी इंटेंस हो गया। उसका गोल अगेंस्ट रियल मैड्रिड बहुत बड़ा मूवमेंट था। और बेस्ट पार्ट ये था कि मैच के बाद उसने रिवील किया कि वो शॉट लेने ही नहीं वाला था, वो क्रॉस करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन टीममेट्स ने उसे फोर्स किया, शूट कर भाई। और यही छोटी छोटी डिटेल्स फैंस को प्लेयर से और कनेक्ट करती है, क्योंकि ये स्टोरीज रियल एंड इमोशनल होती हैं। क्योंकि रैशफोर्ड का कॉन्फिडेंस लो था, ट्रेनिंग में फ्री किक मिस की थी, फिर भी उसने बिगेस्ट स्टेज पे स्टेप अप किया और डिलीवर कर दिया। सोचो प्रेशर कितना था, क्लासिको एटमॉस्फेयर, मैसिव एक्सपेक्टेशंस, और तुम एक लोन प्लेयर हो जो अपना फ्यूचर प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। वो मोमेंट इंस्टेंटली फैंस के दिमाग में रह गया। और उसके इंटरव्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इंटरव्यूज में प्लेयर्स कई बार इनडायरेक्टली हिंट्स दे देते हैं। जब उससे पूछा गया बार्सिलोना में एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसने क्लियरली बोला कि वो यहाँ जीतने आया था और उसने हर मोमेंट एंजॉय किया। ये लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन इसका मीनिंग काफ़ी डीप है। एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोन प्लेयर्स इमोशनली डिटैच रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका स्टेट टेम्परेरी है। लेकिन रैशफोर्ड की वाइब बिल्कुल अपोजिट थी, वो जेन्युइनली इन्वेस्टेड लगा। ड्रेसिंग रूम अडेप्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नई कंट्री, नई लैंग्वेज, नई लीग और कंप्लीटली डिफरेंट फुटबॉल कल्चर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी से ला लीगा के टैक्टिकल फुटबॉल में एडजस्ट करना ईजी नहीं होता। फिर भी स्क्वाड ने उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया। रॉबर्ट लेवेंडोस्की जैसा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो या ला मासिया के यंगस्टर्स, सबके साथ वो कंफर्टेबल लगा। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट फुटबॉल क्वेश्चन, हांसी फ्लिक टैक्टिकल लेवल पर उसको कितना वैल्यू करता है? मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा। देखो यार, फ्लिक को वर्सेटाइल अटैकर्स पसंद है जो मल्टीपल पोजीशंस में खेल सके। रैशफोर्ड लेफ्ट विंग खेल सकता है, स्ट्राइकर रोल में आ सकता है और ट्रांजिशन में बहुत डेंजरस हो जाता है। जब टीम्स बार्सिलोना के अगेंस्ट हाई डिफेंसिव लाइन मेंटेन करती है, तब रैशफोर्ड की पेस बहुत डेडली हो जाती है, क्योंकि वो स्पेस को एग्रेसिवली अटैक करता है। फ्लिक के सिस्टम में वाइड प्लेयर्स को सिर्फ ड्रिबलिंग नहीं करनी होती, उन्हें डायरेक्ट होना पड़ता है, बिहाइंड रन करनी होती है, फाइनल थर्ड में आउटपुट देना होता है। रैशफोर्ड ये क्वालिटीज़ प्रोवाइड करता है। हाँ, उसकी वीकनेसेस भी है और उनको इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभी उसका ऑफ बॉल वर्क इनकंसिस्टेंट होता है, प्रेसिंग हर मैच में सेम लेवल की नहीं होती, फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, कभी सिंपल पास अवेलेबल होता है लेकिन वो डिफिकल्ट शॉट चूज करता है, कभी अननेसेसरी ट्रिपल अटेम्प्ट करता है।
और इसी वजह से वो गारंटीड स्टार्टर नहीं बना। लेकिन बेंच इम्पैक्ट भी मॉडर्न फुटबॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यार, सीज़न बहुत लंबा होता है, इंजरीज होती है, फिक्सचर कंजेशन होती है और रोटेशन ज़रूरी होता है। हांसी फ्लिक क्लियरली स्क्वाड डेप्थ को इंपॉर्टेंस देता है, उसके नंबर्स भी उसके फेवर में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देते हैं। ला लीगा में उसकी गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी इंप्रेसिव रहे, स्पेशली जब तुम कंसिडर करो कि उसने हर मैच फुल 90 मिनट्स नहीं खेला। चैंपियंस लीग नंबर भी स्ट्रॉन्ग रहे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उसका अडेप्टेशन सीजन था। अगर अडेप्टेशन सीजन में ही आउटपुट इतना अच्छा है तो नेचुरली क्लब सोचेगा कि सेकंड सीजन और बेटर हो सकता है, क्योंकि तब वो सिस्टम को और डीपली समझ चुका होगा। और अब बात करते हैं हर एफसी बार्सिलोना ट्रांसफर स्टोरी के सबसे बड़े विलन की, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जो बार्सिलोना का परमानेंट हेडेक है। देखो यार, यहाँ सिर्फ इतना नहीं होता कि जॉन लपोर्ता को प्लेयर पसंद आ गया और डील हो गई। रियलिटी उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बार्सिलोना को हर ट्रांसफर से पहले लिटरली कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ता है, बिकॉज क्लब अभी भी फाइनेंशियल फेयर प्ले रेस्ट्रिक्शंस के अंदर ऑपरेट कर रहा है, स्पेशली ला लीगा के सैलरी रूल्स की वजह से। और हमने ये प्रॉब्लम पहले भी बहुत बार देखी है। क्लब प्लेयर एग्री कर लेता है, बट रजिस्ट्रेशन इशू आ जाता है, सैलरी कैप इशू आ जाता है, या फिर लास्ट मोमेंट पे फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। अब अगर स्पेसिफिकली रेशफोर्ड की डील देखो तो 30 मिलियन बाई ऑप्शन मॉडर्न फुटबॉल मार्केट में ऑनेस्टली इतना क्रेजी अमाउंट नहीं लगता, क्योंकि आजकल की मार्केट में एवरेज प्लेयर्स भी 50 टू 60 मिलियन में बिक रहे हैं। यंग टैलेंट्स तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो टैलेंट के हिसाब से रेशफोर्ड का 30 मिलियन प्राइस टैग स्केरी नहीं लगता। एंड प्रॉब्लम अमाउंट नहीं है, प्रॉब्लम है कि ये पैसे कैसे पे होंगे। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड बोले कि हमें फुल पेमेंट अभी चाहिए, तो बार्सिलोना के लिए वो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि क्लब साइमल्टेनियसली और पोजीशंस भी स्ट्रेंथन करना चाहेगा। हो सकता है फुल बैक साइन करना हो, मिडफील्ड में डेप्थ लानी हो, या किसी और एरिया में इन्वेस्टमेंट करना हो। लेकिन अगर डील इंस्टॉलमेंट्स में स्ट्रक्चर हो जाती है, मान लो 4 या 5 साल में पेमेंट्स डिवाइड हो जाए, तब सडनली ये ट्रांसफ़र बहुत रियलिस्टिक लगने लगता है। बार्सिलोना हिस्टोरिकली भी इसी टाइप के स्ट्रक्चर डील प्रेफर करती है, ताकि एक ही समर में उनके फाइनेंसिस कंप्लीटली हिट ना हो जाएं। और ऑनेस्टली ट्रांसफर फी से भी बिगर इशू वेजीज है। लोन डील में एक सीजन के लिए सैलरी मैनेज करना रिलेटिवली ईजी होता है, बट परमानेंट साइनिंग कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी होती है, बिकॉज अब तुम 4 या 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए कमिट कर रहे हो। और रैशफोर्ड कोई अकेडमी यंगस्टर तो है नहीं जो लो सैलरी पे आ जाएगा। ही इज़ अ बिग नेम प्लेयर फ्रॉम बिग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो बार्सिलोना को ये देखना पड़ेगा कि क्या उसकी वेजेस उनके सैलरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब तो नहीं करेगी। और यहीं पे बार्सिलोना को होप मिलती है रैशफोर्ड के ओन माइंडसेट से। उसके इंटरव्यूज़ और बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली लग रहा है कि वो जेन्युइनली बार्सिलोना में रहना चाहता है। और जब प्लेयर खुद किसी क्लब में रहने के लिए डेस्परेट होता है ना, तब नेगोशिएशंस का पूरा डायनामिक चेंज हो जाता है। हो सकता है रैशफोर्ड सैलरी रिड्यूस करने के लिए रेडी हो सकता है वो बोनसेस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करे, हो सकता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोले कि मुझे बस बार्सिलोना में स्टे करना है। और इसका प्रेशर मैनचेस्टर यूनाइटेड पर भी जाता है, क्योंकि अगर रैशफोर्ड क्लियरली सिग्नल दे देता है कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ बार्सिलोना है, तो यूनाइटेड के ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं। वो उसको किसी और क्लब को फोर्स नहीं कर सकते। अगर प्लेयर खुद इंटरेस्टेड नहीं है, फिर उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। शायद लोअर फी एक्सेप्ट करे या बेटर पेमेंट स्ट्रक्चर मान ले। तो ओवरऑल इशू ये नहीं है कि रैशफोर्ड इनफ गुड प्लेयर है या नहीं, वो डिस्कशन काफ़ी हद तक क्लियर है। रियल बैटल बोर्ड रूम में होगी। अकाउंटेंट्स, नेगोशिएशंस, वेज स्ट्रक्चर, पेमेंट टर्म्स, ये सब डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट सीजन रैशफोर्ड कैंप न्यू में दिखेगा या नहीं। क्योंकि फुटबॉल पिच पे स्टोरी बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन बार्सिलोना के केस में फाइनल डिसीजन बहुत बार एक्सेल शीट डिसाइड करती है। और अब फाइनल क्वेश्चन, क्या बार्सिलोना को उसको परमानेंटली साइन करना चाहिए? मेरे ओपिनियन में अगर फी मैनेजेबल हो और वेजेस कंट्रोल में हो तो यस, क्योंकि तुम किसी खत्म प्लेयर के लिए इतनी क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी नहीं दे रहे। तुम एक ऐसे प्लेयर को साइन कर रहे हो जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल अभी भी बहुत हाई है, और जो ऑलरेडी स्क्वाड इन्वायरमेंट में सेटल हो चुका है। रिस्क है डेफिनेटली, एंड आई नो इनकंसिस्टेंसी इशू है, लेकिन अपसाइड भी बहुत बड़ा है। और इमेजिन करो नेक्स्ट सीजन कैंप न्यू फुल क्राउड के साथ, फ्लिक अपने नेक्स्ट सीजन में यंग स्टार्स और इम्प्रूव करते हुए, और रैशफोर्ड फुल्ली सेटल्ड वर्जन में। ये स्टोरी बहुत एक्साइटिंग हो सकती है। लेकिन अगर डील फेल हो गई और वो यूनाइटेड वापस चला गया, तो ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट चैप्टर बन के रह जाएगा। तो गाइस, अब सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुम बार्सिलोना बोर्ड में होते तो क्या तुम मार्कस रैशफोर्ड को परमानेंटली साइन करते? क्या 30 मिलियन यूरोस वर्थ इट है या नहीं? कमेंट्स में फुल ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, विस्का बारसा।